क्लास 8। अब मैं बेटा आपको आपकी हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक भारत की खोज से पाठ 4 से विषय संस्कृत भाषा की जीवंतता और स्थायित्व समझाने जा रही हूँ। संस्कृत भाषा की बेटा क्या जीवंतता थी और इसका क्या स्थायित्व था। संस्कृत जो है बेटा ये अद्भुत रूप में एक समृद्ध भाषा है और नाना प्रकार से ये अलंकृत भी है, मतलब कि ये सजी हुई है और बहुत ही विकसित है। इसका निर्माण बेटा 2600 वर्ष पहले पाणिनि ने किया था। संस्कृत का निर्माण जो है 2600 वर्ष पहले पाणिनि ने किया था और ये संपन्न और भरी पूरी एक भाषा है। मतलब कि इसका निर्माण 2600 वर्ष पहले पाणिनि ने किया था और इसका प्रसार भी हुआ, ये संपन्न भी हुई और पूरी तरह से बेटा ये भरी पूरी और अलंकृत है। संस्कृत साहित्य के पतन के काल में, जब संस्कृत साहित्य के पतन के काल में भाषा ने अपनी कुछ शक्ति और शैली और सादगी खो दी। सर विलियम जोन्स ने बेटा कहा 1784 में कहा कि संस्कृत भाषा चाहे जितनी भी पुरानी हो, संस्कृत भाषा चाहे जितनी भी पुरानी हो, लेकिन उसकी बनावट जो है वह अद्भुत है। यूनानी भाषा के मुकाबले यह अधिक पूर्ण है, लातीनी के मुकाबले अधिक उत्कृष्ट है और दोनों के मुकाबले, मतलब कि यूनानी और लातीनी दोनों के मुकाबले जो है संस्कृत भाषा ज़्यादा परिष्कृत है। संस्कृत बेटा आधुनिक भारतीय भाषाओं की जननी है। जो भी आधुनिक भाषाएं हैं उन सब की जो है जननी है संस्कृत भाषा। उनका अधिकांश शब्दकोश और अभिव्यक्ति का ढंग संस्कृत की ही देन है। संस्कृत काव्य और दर्शन के बहुत से सार्थक और महत्वपूर्ण शब्द हैं जिनका बेटा विदेशी भाषाओं में भी अनुवाद किया गया है। मतलब कि जो संस्कृत है बेटा ये जो है 2600 वर्ष पहले पाणिनि ने इसका निर्माण किया था, इसका प्रसार भी हुआ, ये संपन्न भी है और परिपूर्ण रूप से ये अलंकृत है। लातीनी के मुकाबले और यूनानी भाषा के मुकाबले संस्कृत भाषा कहीं ज़्यादा परिष्कृत है। अब है बेटा आपका अगला विषय दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीय उपनिवेश और संस्कृति। मतलब कि भारत के दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीय क्या संस्कृति थी और क्या उपनिवेश था। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने बेटा लिखा है कि मेरे देश को जानने के लिए, मेरे देश को समझने के लिए उस युग की यात्रा करनी होगी जब भारत ने अपनी आत्मा को पहचान कर अपनी भौतिक सीमाओं का अतिक्रमण किया। मतलब कि उनका कहना है कि देश को जानने के लिए हमें उसकी यात्रा करनी होगी जब भारत ने क्या किया होगा, अपनी आत्मा को पहचान कर अपनी भौतिक सीमाओं का अतिक्रमण किया होगा। हमें केवल बीते समय में जाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि तन से नहीं मन से एशिया के विभिन्न देशों की हमें यात्रा करने की आवश्यकता है कि जहां भारत ने अनेक रूपों में अपना विस्तार किया था। एशिया की पहली शताब्दी में बेटा लगभग 900 ईस्वी तक उपनिवेशीकरण की 4 लहरें दिखाई देती हैं। इनके बीच में पूरब की ओर जाने वाले लोगों का सिलसिला भी क्या बना रहा, हमारे यहाँ से बना रहा। इन साहसिक अभियानों की सबसे जो विशेष बात थी वह ये था कि जो इनका आयोजन था वह स्पष्टता राज्य द्वारा किया जाता था और दूर दूर तक फैले इन उपनिवेशों की शुरुआत भी जो है लगभग एक साथ ही होती है। मतलब कि उपनिवेश भारत में पहली शताब्दी, भारत की पहली शताब्दी के लगभग 900 ईस्वी तक उपनिवेशीकरण की 4 प्रमुख लहरें दिखाई पड़ती हैं। इनके बीच में बेटा पूरब की तरफ जाने वाले जो लोग थे उनका सिलसिला भी बना रहा और इन साहसिक अभियानों में सबसे जो विशेष बात थी वह यह थी कि इनका जो आयोजन होता था वह स्पष्ट होता था और राज्यों के द्वारा ही किया जाता था और उपनिवेशों की शुरुआत लगभग एक साथ होती और दूर दूर तक फैले उन
उपनिवेशों की शुरुआत है वो लगभग एक साथ होती है। ये उपनिवेश युद्ध की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों पर और महत्वपूर्ण भागों पर कायम किए जाते हैं। बस्तियों के जो नाम थे, जो बस्तियों के नाम थे, वह भी भारतीय नामों के ही आधार पे थे। इस तरह जैसे अब कंबोडिया हम कहते हैं, तो उस समय हम उनको कंबोज कहते थे। यह व्यापार एशिया जावा स्पष्ट रूप से यवद्वीप का जौ का टापू, मतलब कि एक अनाज के नाम पर भी उसका नाम है। प्राचीन पुस्तकों में बेटा जो भी नाम आए उनका संबंध जो है, उन नामों का संबंध किसी न किसी खनिज से, धातु से, या उद्योग से, या खेती की पैदावार से होता था, और इनका नामकरण जो है खुद ब खुद व्यापार की ओर जाता था। ये जो व्यापार है ये ईर्ष्या पूर्व तीसरी और दूसरी शताब्दी में धीरे धीरे क्या हो गया, बढ़ गया। जो व्यापार था ये शताब्दी के बेटा तीसरी और दूसरी शताब्दी में क्या हुआ, ये व्यापार धीरे धीरे बढ़ गया। और व्यापारियों के बाद क्या हुआ, जब व्यापार बढ़ा तो व्यापारियों के बाद जो है अब धर्म प्रचारकों का, धर्म के प्रचार करने वालों का जाना शुरू हो गया। और क्योंकि ये जो समय था ये ठीक समय किसके बाद का था, अशोक के बाद का ठीक समय था। तो इस तरह से मतलब कि जो नामकरण होते थे बेटा वह भी भारतीय होते थे। और मतलब जावा मतलब कि जौ, स्पष्ट रूप से ये जौ का टापू है, तो आज भी एक अन्य विशेष का नाम है। और जो प्राचीन पुस्तकें हैं बेटा उसमें जितने भी नाम मिले हैं तो उनका संबंध जो है किसी न किसी खनिज से, धातु से, या उद्योग से, या खेती की पैदावार से है। और फिर इस नामकरण से जो है खुद ब खुद ध्यान किसकी ओर जाता है, व्यापार की ओर जाता है। तो धीरे धीरे ये जो व्यापार है ये और व्यवसायियों का बेटा आना जाना बढ़ा। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर धर्म प्रचारकों का जो है जाना अब शुरू हो गया, क्योंकि ये वही समय था जो अशोक के ठीक बाद का समय था। ईर्ष्या की प्राचीन संस्कृत की प्राचीन कथाओं से बेटा और यूनान और अरबी दोनों में जो भी वृतांत प्राप्त हुए हैं, तो उन्हीं वृतांतों से पता चलता है कि भारत जो है पूरब के देशों के बीच कम से कम ईसा की पहले शताब्दी तक समुद्री व्यापार होता था। ये हमको पता चलता है यूनानी, अरबी के वृतांतों से और संस्कृत की प्राचीन कथाओं से ये पता चलता है हमें कि भारत और पूरब के देशों के बीच में जो है समुद्री व्यापार होता था। ये स्पष्ट है कि प्राचीन भारत में बेटा जहाज बनाने का उद्योग जो था वह बहुत विकसित था। जो है प्राचीन भारत में जहाज बनाने का जो भी उद्योग था बहुत विकसित था, बहुत उन्नति पर था। उस समय जो बनाए जाते थे जहाज उनका वर्णन भी मिलता है, बंदरगाहों का उल्लेख मिलता है। फिर दूसरी और तीसरी शताब्दी में बेटा सिक्के थे, तो सिक्के पर दोहरे पाल वाले जहाज़ों का चित्र था। फिर अजंता के जो भित्ति चित्र हैं उनमें लंका विजय और हाथियों को ले जाते हुए उनका चित्र है। और इसके बाद इन भारतीय उपनिवेशों का बेटा इतिहास तकरीबन जो उपनिवेश है, तो भारत में उपनिवेश का जो इतिहास है वह तकरीबन बेटा 1300 साल या उससे भी अधिक का है। एशिया की पहली और दूसरी शताब्दी से लेकर के बेटा ये जो उपनिवेश है ये 15वीं शताब्दी के अंत तक रहा। अब आपका अगला विषय है बेटा विदेशों पर भारतीय कला का प्रभाव, मतलब कि विदेशों पर क्या भारतीय कला का प्रभाव पड़ा है। भारतीय सभ्यता ने विशेष रूप से बेटा दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों में अपनी जड़ें जमा ली थीं, और इस बात का प्रमाण हमें हर जगह हर स्थान पर प्राप्त होता है, चाहे वह चंपा हो, अंगकोर, श्री विजय, भज्जा भित्त और दूसरे स्थानों पर संस्कृत के बड़े बड़े अध्ययन केंद्र थे। मतलब कि भारतीय सभ्यता ने बेटा क्या किया था कि विशेष रूप से दक्षिण पूर्वी एशिया के ही देशों पे अपनी जड़ें जो है जमाई थी। और इस बात का ये प्रमाण मिलता है कि जो है कई दूसरे स्थानों पर
चंपा, अंगकोर में बड़े बड़े जो संस्कृत के बड़े बड़े केंद्र थे और शासकों के जो नाम थे वह भी विशुद्ध भारतीय और संस्कृत नाम पर ही थे। वे विशुद्ध भारतीय थे जिसका अर्थ ये है कि उनका क्या हो गया था, भारतीयकरण जो है उनका भारतीयकरण किया गया। जो भी समारोह होते थे वह भी भारतीय ढंग से संस्कृत में ही संपन्न किए जाते थे। जो राज्य के कर्मचारी होते थे उनके पास भी संस्कृत की प्राचीन पदवियां होती थी और कुछ पदवियां और पदनाम न केवल थाईलैंड में बल्कि मलाया की मुस्लिम रियासतों में भी अभी तक चले आ रहे हैं। इंडोनेशिया के कई स्थानों में प्राचीन साहित्य भारतीय कथाओं के और गाथाओं से भरे हुए। जावा और बाली के बेटा प्रसिद्ध जो नृत्य है वह भी भारत से लिए गए हैं। मतलब कि आप जो विषय पढ़ रहे हैं कला का प्रभाव, तो जो जावा और बाली के जो मशहूर नृत्य हैं वह भारत से लिए गए हैं। भारतीय संस्कृति का अभी तक सीमा तक कायम रहा। हिंदू धर्म, यहाँ तक कि हिंदू धर्म भी वहाँ चला आ रहा है। लेखन कला वह भी भारत से गई। मतलब कि इंडोनेशिया में भारतीय कथाओं से भरा हुआ है। जो बाली और जावा के नृत्य हैं वो भारत से लिए गए। फिलीपीन द्वीपों में जो लेखन कला है वह भारत से ली गई। इंडोनेशिया में जो वर्णमाला है वो मेरे दक्षिण भारत से ली गई। संस्कृत के शब्द जो थे वो थोड़े ही संस्कृत के जो शब्द थे वो तो भारत के थे, लेकिन वहाँ पर थोड़े शब्दों को मतलब बहुत तो थोड़े शब्दों से हेर फेर के साथ ही लिया गया। कानून भारत के प्राचीन हम दीवानी फौजदारी के कानून भारत के प्राचीन स्मृतिकार मनु के कानून के आधार पर ही बनाए गए और साथ ही साथ जो है कंबोडिया की आधुनिक कानून व्यवस्था में भी लिया गया। मतलब भारतीय कला का ये प्रभाव पड़ा बेटा कि थाईलैंड नहीं बल्कि मलाया में भी मुस्लिम रियासतों में भी जो चले आ रहे हैं। जो कर्मचारी होते थे राज्य के उनके पास भी संस्कृत की जो है प्राचीन पदवियां होती थी, पदवियां और तथा साथ में पदनाम होते थे। थाईलैंड में नहीं बल्कि मलाया की भी जो है मुस्लिम रियासतों में अभी तक चले आ रहे हैं। इंडोनेशिया के कई स्थान हैं जहाँ पर भारतीय पुरा कथाओं और गाथाओं से भरे हुए हैं। जो जावा और बाली के जो नृत्य है वह भारत से लिए गए। जो फिलीपीन के द्वीप है लेखन कला भारत से ली गई। भारत से वहाँ पर लेखन कला जो है भारत से ही गई है। फिर जो कंबोडिया है वहाँ पर दक्षिण भारत का वर्णमाला है। संस्कृत के बहुत से संस्कृत के शब्द हैं जो थोड़े ही हेर फेर किया गया, मतलब थोड़ा परिवर्तन किया गया और प्रयोग में आ रहा है। साथ ही साथ जो है कानून व्यवस्था भी यह भी भारत से ली गई। लेकिन जो भारतीय प्रभाव का जो सबसे बेटा प्रकट रूप दिखाई पड़ता वह दिखाई देता है वास्तुकला और भव्य कला। मतलब कि इतना कुछ जो विदेशों पे प्रभाव पड़ा, मतलब कानून, नृत्य, लेखन कला, वर्णमाला, गाथाओं से भरे हुए हैं। संस्कृत के शब्दों का कुछ हेर फेर के साथ प्रयोग हो रहा, लेकिन जो सबसे ज़्यादा दिखाई पड़ता है स्पष्ट रूप से तो वह है हमारे भारत की भव्य कला और वास्तुकला। इस प्रभाव से जो है अंगकोर और बोरोबुदुर की जो इमारतें हैं बेटा वह क्या है, अद्भुत है। जावा में बोरोबुदुर में बेटा जो बुद्ध का जीवन कथा है वह पत्थरों पे उत्कीर्ण है। मतलब कि ये इतना हमारे यहाँ की वास्तुकला और भव्य कला जो है वहाँ पर दिखाई पड़ती है स्पष्ट रूप से कि अंगकोर और बोरोबुदुर की जो इमारतें हैं वहाँ पर अद्भुत मंदिर तैयार हुए। जावा में बोरोबुदुर में जो बुद्ध का जो जीवन कथा है वह पत्थरों पे उत्कीर्ण है और दूसरे स्थानों में बेटा नक्काशी करके विष्णु राम कृष्ण की कथाएं अंकित की गई। ये सब किसके प्रभाव से, ये सब भारत की भव्य कला और वास्तुकला के प्रभाव से। अंगकोर वट में के विशाल मंदिर के चारों तरफ जो है बेटा क्या है, विशाल खंडहर है
और उनमें बनावटी झीलें, पोखरे, नहरें, फिर उसके ऊपर से पुल है, फिर एक बहुत बड़ा फाटक है जिस पर वृहदाकार सिर पत्थर में खुदा हुआ है, और एक मुस्कुराता आकर्षक मुस्कुराता हुआ किंतु रहस्यमय कंबोडियाई देवतुल्य चेहरा है। अंगकोर की प्रेरणा भारत से मिली, और पर उसका विकास जो है बेटा ख्मेर प्रतिभा ने किया, और दोनों के बीच क्या हुआ, परस्पर मेल हुआ और इससे एक अजूबा पैदा हुआ। कंबोडिया का राजा था बेटा ने इसे बनवाया था, और उसका नाम भी जयवर्मन था, जो क्या था, जो ठेठ भारतीय नाम था। तो मतलब कि बेटा विदेशों पे भारतीय कला का प्रभाव ये पड़ा, सबसे ज़्यादा तो मतलब ये पड़ा कि वास्तुकला और भव्य कला दिखाई पड़ती है, कि मतलब जो है वहाँ पे अंगूर बोरोबुदूर में इमारतें, फिर चारों तरफ खंडहर, फिर बनावटी झीलें, पोखरे, नहरें आदि दिखाई पड़ता है, फिर इमारतें। और जावा में तो बोरोबुदूर में बुद्ध की जो जीवन कथा पत्थरों पर उत्कीर्ण की गई है, जो कि नृत्य है वो भी भारत से लिए गए, वर्णमाला वह भी भारत से ली गई, लेखन कला वह भी भारत से ही गई। साथ ही साथ इंडोनेशिया के कई स्थान हैं जहाँ पर प्राचीन साहित्य और गाथाओं से भरे हुए हैं, यहाँ तक कि कानून व्यवस्था भी यह भी भारत से ही ली गई। तो विदेशों पर भारतीय कला का बेटा अत्यधिक प्रभाव पड़ा था। भारतीय कला का भारतीय धर्म और दर्शन से इतना गहरा रिश्ता है कि जब किसी को उन आदर्शों की जानकारी ना हो जिनमें भारतीय मानस शासित होता है, तब तक उसके लिए इसको पूरी तरह सराहना संभव नहीं है। तो भारतीय कला जो है बेटा वो हमेशा से एक धार्मिक प्रेरणा होती है, एक पारदृष्टि होती है, कुछ वैसी ही जिसने संभवतः यूरोप के महान गिरजाघरों के निर्माताओं को भी प्रेरित किया था। मतलब भारतीय कला और भारतीय धर्म और दर्शन में इतना गहरा रिश्ता है कि जब तक किसी को उन आदर्शों की जानकारी ना हो जिनसे भारतीय मानस शासित होता है, तो पूरी तरह से उसकी सराहना संभव नहीं है। तो जो भारतीय कला है बेटा ये हमेशा से क्या रही है, हमेशा से एक धार्मिक प्रेरणा ही होती है और एक पारदृष्टि होती है। भारतीय कविता और संगीत की तरह कला में भी बेटा कलाकार जो थे उनसे ये उम्मीद की जाती थी, जैसे कि भारतीय कविता है और बेटा जो संगीत है उनकी कला से जैसे भारतीय कविता और संगीत की ही तरह कला के भी कलाकारों से बेटा ये उम्मीद की जाती थी कि वह प्रकृति के सभी मनोदशाओं से तादात्म्य स्थापित करें, ताकि वह प्रकृति और विश्व के साथ मनुष्य के मूलभूत सामंजस्य को अभिव्यक्त कर सके। मतलब कि जिस तरह से भारतीय कविता और संगीत की तरह ही बेटा कला के भी कलाकारों से ये उम्मीद की जाती थी कि प्रकृति के सभी मनोदशा, जो प्रकृति के जो मनोदशा है उससे जो है तादात्म्य स्थापित करें, ताकि क्या हो, प्रकृति का और विश्व के साथ मनुष्य का आपसी मेलजोल स्थापित हो सके। भारत की विशेषता उसकी मूर्ति कला और स्थापत्य कला में है। जो भारत की जो मुख्य विशेषता है वह है मूर्ति कला और स्थापत्य कला में है। इस तरह से चीन और जापान की विशेषता है, इस तरह से चीन की और जापान की विशेषता है किसमें है, चित्रकला में है। जैसे मतलब कि चीन की और जापान की जो विशेषता है वह चित्रकला में है। भारतीय संगीत जो यूरोपीय संगीत से एकदम अलग है। भारत का संगीत बेटा और यूरोप के संगीत से एकदम अलग है, अपने ढंग से बहुत विकसित था। इस दृष्टि से भारत का विशेष स्थान जो है वह संगीत के क्षेत्र में चीन और पूर्व के अलावा उसने एशियाई संगीत को बहुत दूर तक प्रभावित किया। मतलब भारतीय संगीत बेटा यूरोप के संगीत से एकदम अलग था, अपने ढंग से विकसित था, और इस दृष्टि से भारत का भी एक विशेष स्थान संगीत में है। संगीत के क्षेत्र में
चीन और पूर्व के अलावा उसने एशियाई संगीत को बहुत अधिक प्रभावित किया। एशिया के दूसरे देशों की तरह, जैसे एशिया के और देशों की तरह ही बेटा भारत में भी कला का विकास दिखाई देता है। गढ़ी हुई मूर्तियों के विरुद्ध धार्मिक पूर्वाग्रह का महत्वपूर्ण प्रभाव दिखाई देता है। एशिया के जो बेटा और दूसरे देश थे उन्हीं के तरह से भारत में भी कला का प्रभाव दिखाई देता है, कला का विकास दिखाई पड़ता है। मूर्ति और धार्मिक पूर्वाग्रह के महत्वपूर्ण प्रभाव दिखते हैं। वेद मूर्ति पूजा के विरुद्ध थे। जो वेद थे बेटा, जैसे कि मैंने आपको पहले पढ़ाया क्लास 8 कि जो वेद था बेटा वह मूर्ति पूजा के खिलाफ था। और बौद्ध धर्म में भी अपेक्षाकृत बाद के समय में ही बुद्ध की मूर्तियां और चित्र बनाए जा सके। मतलब कि मूर्ति पूजा का विरोध था। और बौद्ध धर्म में भी बेटा ये अपेक्षाकृत कहीं बाद के समय में जो है बुद्ध की मूर्तियां बनी। वेद के समय में भी वेद ने भी बेटा मूर्ति पूजा के खिलाफ था और बौद्ध धर्म भी मतलब खिलाफ था। लेकिन बौद्ध धर्म के बहुत समय बाद जो है बेटा बुद्ध की मूर्तियां और चित्र बनाए जा सके हैं। मथुरा के संग्रहालय में बोधिसत्व की एक विशाल, शक्तिशाली और प्रभावशाली पाषाण प्रतिमा है, जिसका निर्माण जो है ईसवी सन के शुरुआत के ही आसपास कुषाण युग में हुआ था। भारतीय कला अपने आरंभिक काल में प्रकृतिवाद से भरी थी। जो भारत की कला है बेटा ये शुरुआत में जो है प्रकृतिवाद से भरी हुई थी और चौथी शताब्दी भरी हुई थी, जो कुछ अंशों में चीनी प्रभाव के कारण हो सकता है। मतलब कि भारतीय कला शुरुआत में प्रकृतिवाद से भरी हुई थी और जो कि मतलब कहीं हद तक चीनी का प्रभाव था, इस कारण से है। भारतीय कला के इतिहास की विभिन्न अवस्थाओं पर चीनी का प्रभाव अधिक दिखाई पड़ता है। मतलब कि जो भारतीय कला जो विकसित थी तो उसके इतिहास में जो है चीनी का प्रभाव कहीं अधिक ज़्यादा दिखता है। चौथी शताब्दी से लेकर के बेटा छठी शताब्दी तक गुप्त काल के बाद, जिसे भारत का स्वर्ण युग कहा जाता था। मतलब कि गुप्त काल के दौरान जिसे भारत का स्वर्ण काल कहा जाता, उसी काल में अजंता की गुफाएं खोदी गई थीं। चौथी शताब्दी से लेकर के छठी शताब्दी तक में गुप्त काल के दौरान, जिसे भारत का स्वर्ण काल कहा जाता था, उसी समय अजंता की गुफाएं खोदी गई थीं। उनमें भित्ति चित्र बनाए गए थे। बाघ बादामी गुफाएं भी इसी काल की हैं, मतलब कि गुप्त काल की ही हैं। अजंता हमें किसी सपने की तरह दूर लेकिन असल में एकदम वास्तविक दुनिया में ले जाता है। अजंता में बेटा इस तरह से वहाँ पर चित्र बनाए गए हैं जो हमें एकदम मतलब अजंता के जब चित्रों को देखिए, अजंता की गुफाओं को देखिए तो देखने के बाद जैसे लगता है कि एकदम हमें कोई किसी वास्तविक दुनिया में ले जाती है। इन चित्रों में बौद्ध भिक्षुओं ने बनाया था। इन चित्रों को, जो चित्र बने हैं बेटा अजंता में, उनको बौद्ध भिक्षुओं ने बनाया था। बहुत समय पहले उसके स्वामी ने कहा था कि स्त्रियों से दूर रहो, उनकी तरफ देखो भी नहीं, क्योंकि वो क्या है, वे खतरनाक है। इसके बाद इन चित्रों में बेटा स्त्रियों की कमी नहीं है। मतलब कि बौद्ध भिक्षु ने जो है इन चित्रों को बनाया था और उसने ही कहा था कि स्त्रियों से दूर रहो, उनकी तरफ मत देखो, क्योंकि स्त्रियां क्या होती हैं, खतरनाक होती। इसके बाद भी बेटा अजंता में किसके चित्रों की कमी नहीं, स्त्रियों के ही चित्रों की कमी नहीं है। सुंदर स्त्रियां हैं, राजकुमारियां हैं, कायिकाएं, चित्रों में नर्तकियां हैं, बैठी हुई खड़ी हुई स्त्रियां हैं, श्रृंगार करती हुई स्त्रियां हैं, शोभा यात्रा में जाती हुई स्त्रियां हैं। और जो ये चित्रकार थे बेटा, ये भिक्षु संसार को और जीवन की गतिशील नाटक को कितनी अच्छी तरह से जानते थे। 7वीं 8वीं शताब्दी में ठोस चट्टानों को काट करके ही एलोरा की विशाल गुफाएं बनाई गई थीं। चौथी से छठी शताब्दी के बीच जो बेटा गुप्त काल है, उसी के दौरान भारत को स्वर्ण काल कहा जाता है और अजंता की गुफाएं भी बेटा इसी काल की हैं। और गुफाओं में जो चित्र बने हैं अजंता में, वो सच में एक वास्तविक दुनिया की ओर ले जाते हैं। फिर 7वीं 8वीं शताब्दी में बेटा
ठोस कठोर चट्टानों को काट करके एलोरा की गुफाएं बनाई गई हैं, जिसके बीच कैलाश का विशाल मंदिर है। और ये अनुमान करना भी बहुत कठिन है कि इंसान ने इसकी कल्पना कैसे की होगी। जब उनको देखिए एलोरा की गुफाओं को, तो तुरंत ये सोच में आएगा कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या सोचा होगा, ऐसी कौन सी कल्पना की होगी कि जिस कल्पना को उन्होंने साकार रूप चित्रों के माध्यम से दिया है। मतलब कि एलोरा की जो बेटा गुफा है, अजंता की गुफाएं अब वास्तविक दुनिया की ओर ले जाती हैं, और जो एलोरा की गुफाएं हैं तो उसमें पत्थरों को चट्टानों को काट करके बेटा कैलाश का विशाल मंदिर है के बीच, उसके बीच कैलाश का विशाल मंदिर है। और ये अनुमान करना भी हमारे लिए कठिन हो जाता है कि उन्होंने क्या ऐसी कल्पना की होगी, और फिर अपनी कल्पना को उन्होंने एक रूप दिया, एक आकार दिया, और कैसे दिया होगा। एलिफेंटा की गुफाएं भी इसी समय की हैं। मतलब कि ये जो अजंता की जो गुफाएं हैं बेटा, वो 4वीं से 6वीं शताब्दी के बीच की हैं, जिस समय गुप्त काल के दौर, जिसको स्वर्ण काल कहा गया। और जो 7वीं और 8वीं शताब्दी के बीच है बेटा एलोरा की गुफाएं, और फिर एलिफेंटा की गुफाएं भी इसी समय की है, मतलब कि 7वीं और 8वीं शताब्दी की, जहाँ प्रभावशाली और रहस्यमयी त्रिमूर्ति बनी हुई। दक्षिण भारत में महाबलीपुरम की इमारतों का निर्माण भी जो है इसी समय, मतलब कि 7वीं 8वीं शताब्दी में ही हुआ है। देखिए ये जो चित्र है बेटा, ये है महाबलीपुरम की एक इमारत। एलिफेंटा की गुफाओं में नटराज शिव की मूर्ति है, जो कैसी है, खंडित है, जिसमें शिव जो है बेटा वह नृत्य की मुद्रा में है। और छत विक्षत अवस्था में भी यह मूर्ति क्या है, मूर्ति भीमाकार शक्ति के मूर्त रूप में, जिसकी कल्पना करना भी जो है अत्यंत विशाल है। ब्रिटिश संग्रहालय में विश्व का सृजन, निर्माण और नाश करते हुए नटराज शिव की एक और मूर्ति है। जावा में बोरीबुदूर से बुद्धिस्ट का एक सिर कोपेनहेगन के जो है ले जाया गया। जावा में बोरीबुदूर से बुद्धिस्ट का एक सिर कोपेनहेगन के ग्लिलपटोटेक ले जाया गया। रूपगत सौंदर्य की दृष्टि से ये जो सिर था बहुत ही सुंदर है ही, और इसमें कुछ गहरी बात है कि बुद्धिस्ट की शुद्ध आत्मा को इस तरह उद्घाटित करती जैसे कि दर्पण में कोई प्रतिबिंब, कोई छाया दिखाई देती है। मतलब कि जावा में बेटा बोरीबुदूर से बुद्धिस्ट का एक सिर जो कोपेनहेगन के ग्लिलपटोटेक ले जाया गया। रूपगत जो है सौंदर्य की दृष्टि से ये सिर क्या है, ये सिर सुंदर है ही, और उसमें गहरी बात ये है कि बुद्धिस्ट की शुद्ध आत्मा को उद्घाटित करती है। ऐसा लगता है कि जो ये ले गए जो है सिर, तो वह जैसे कि दर्पण में एक प्रतिबिंब है, वह एक ऐसा चेहरा है जिसमें समुद्र की गहराइयां दिखती हैं, फिर नीले आकाश की स्वच्छंदता दिखती है, इंसानी पहुंच से परे परम सौंदर्य मूर्तिमान हुआ है। अब है बेटा भारत में विदेशी व्यापार, कि भारत में विदेशी व्यापार कैसा था। ईसवी सन के पहले बेटा 1000 सालों के बाद, ईसवी सन के पहले 1000 सालों के बाद बेटा भारत में जो है व्यापार जो है वह दूर दूर से अब होने लगा था। बहुत से विदेशी व्यापारों पर मतलब विदेशी बाजारों पर जो है हमारे भारतीय व्यापारों का भी नियंत्रण था। पूर्वी समुद्र के देशों में तो उसका प्रभुत्व था ही, उधर वह भूमध्य सागर तक भी फैल गया था। प्राचीन भारत में बेटा बहुत प्राचीन काल में कपड़े का उद्योग विकसित हो चुका था। भारतीय कपड़ा दूर दूर के देशों में जाता था। रेशम कपड़ा भी यहाँ काफ़ी समय से बनता रहा। भारत में रेशम का कपड़ा भी काफ़ी समय से बनता रहा, लेकिन वह शायद उतना अच्छा नहीं होता था जितना जो है चीनी रेशम, जिसका आयात जो है 4वीं शताब्दी में ही किया जाता
था। भारतीय रेशम उद्योग ने बेटा भारतीय रेशम उद्योग ने बाद में विकास किया, लेकिन बहुत विकास नहीं किया। हमारे भारत में बेटा जो विदेशों का जो व्यापार है वह लगभग 1000 सालों के बाद है। विदेश के बाजारों पर जो है भारतीय व्यापारियों का ही नियंत्रण रहता था, प्रभुत्व दिखता था। प्राचीन काल में जो कपड़ा बनाने का जो बेटा उद्योग था वो बहुत विकसित था, और भारत का ही बना कपड़ा जो है वह दूर दूर के देशों में भी जाता था। रेशमी कपड़ा बेटा यहाँ बहुत समय से पहले से बनता चला आ रहा, लेकिन वह शायद उतना अच्छा नहीं बनता था जितना कि चीनी रेशम, और इसका आयात 4वीं शताब्दी में किया गया। भारतीय रेशम उद्योग ने तो बाद में विकास किया, लेकिन बहुत नहीं। कपड़े को रंगने की कला का विकास हुआ, और रंगने के लिए एक खास तरीके की खोज भी की गई, जिसमें से एक नील का रंग था, जिसे अंग्रेजी में इंडिगो कहते थे। यह शब्द इंडिया से बना है और अंग्रेजी में यूनान के माध्यम से आया है। तो भारत का विदेशी व्यापार बेटा दूर दूर तक फैलने लगा था, और जो सबसे पहला जो विदेशी बाजार था उस पर भारतीय व्यापारियों का ही नियंत्रण रहता था। कपड़ा उद्योग सबसे विकसित हुआ था। रेशमी कपड़ा हमारे मतलब दूर दूर तक देशों में जाता था, और एक खास तरह कपड़े को रंगने की कला का उल्लेखनीय प्रगति भी हुई। लेकिन कपड़े को रंगने की कला की उल्लेखनीय प्रगति हुई। पक्के रंग तैयार करने की खोज निकाली गई, और इसी में जो है नील रंग इसकी भी खोज निकाली गई। ईसवी सन की आरंभिक शताब्दियों में ही भारत में रसायन शास्त्र का भी विकास हुआ है, और विकास हुआ देशों की तुलना में शायद अधिक था। भारत प्राचीन काल से ही फौलाद को ताव देना जानते थे, मतलब कि भारतीय फौलाद और लोहे की जो दूसरे देशों में बहुत कद्र की जाती थी। मतलब कि जिस तरह से कपड़ा जो बनाने का उद्योग था उसका विकास हुआ, फिर रसायन शास्त्र का विकास हुआ, फिर बेटा लोहे की दूसरे देशों में बहुत कद्र की जाती थी। भारतीयों को बहुत सी धातुओं की भी जानकारी थी बेटा। भारतीयों को बहुत सारी धातुओं की जानकारी थी, और इनका इस्तेमाल भी किया जाता। औषधि को बनाने के लिए धातुओं का मिश्रण तैयार किया जाता था। आसव भस्म बनाना भारत के लोग खूब अच्छी तरह से जानते थे। जो औषधि विज्ञान था उसका भी काफ़ी विकास हुआ था, और मध्य युग तक इसके प्रयोग में काफ़ी विकास हो चुका था। शरीर विज्ञान का अध्ययन किया जाता था, शरीर रचना और शरीर विज्ञान का अध्ययन किया जाता था। रक्त संचार की बात भी सुझाई जाती थी। मतलब कि बेटा हमारे भारत में सबसे पहले कपड़ा उद्योग जो है विकसित हुआ। कपड़ों को रंगने की नई खोजें की गई, पक्के रंग तैयार किए गए। फिर उसके बाद रसायन शास्त्र का विकास हुआ। फिर फौलाद मतलब कि लोहे का विकास, मतलब लोहे से जो है फौलाद का और दूसरे देशों में कद्र की जाती थी। विशेष रूप से क्या था, विशेष रूप से युद्ध के कामों में आते थे लोहे के, उनका जो है विकास हुआ। फिर भारत में बहुत सी धातुओं की जानकारी थी भारतीयों को, और इसका इस्तेमाल भी किया जाता था। औषधियों के लिए धातुओं का मिश्रण तैयार होता था, आसव बनाया जाता था। भस्म बनाना भी भारतीय बहुत जानते थे। औषध विज्ञान भी बहुत काफ़ी उस समय विकसित था, और शरीर रचना और शरीर विज्ञान का अध्ययन किया जाता था, और सबसे मतलब रक्त संचार की बातें सुझाई जाती थी। खगोल शास्त्र विज्ञानों में सबसे जो प्राचीनतम विज्ञान है वह है बेटा खगोल शास्त्र। विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम का विषय था, और फलित ज्योतिष को इससे मिला दिया जाता था, और फिर एक पंचांग भी तैयार किया गया था जो अब भी प्रचलित है। जो लोग समुद्री यात्रा पर जाते थे उनके लिए खगोल शास्त्र का ज्ञान जो है वह बहुत सहायता
देता था। मतलब रसायन शास्त्र का विकास हुआ, फिर खगोल शास्त्र का विकास हुआ, औषधियों को बनाने में के लिए धातुओं का जो मिश्रण हुआ वो भी विकसित था। आसव भस्म बनाना खूब जानते थे। भारतीयों को धातुओं की खूब जानकारी थी। लोहे के जो है कद्र बहुत की जाती थी, खासकर युद्ध के कामों में। सबसे प्राचीन जो विज्ञान है वह खगोल शास्त्र है। और जो लोग बेटा समुद्री यात्रा करने जाते थे तो उनके लिए ये खगोल शास्त्र बहुत सहायक होता था। यह कहना कठिन है कि उस समय तक यंत्रों ने कितनी प्रगति की थी, लेकिन जो है जहाज बनाने का जो उद्योग था वह बहुत चलता था। अब है बेटा आपका विषय प्राचीन भारत में गणित शास्त्र। मतलब कि इसके पहले आपने बेटा पढ़ा कि रसायन शास्त्र की खोज हुई थी, खगोल शास्त्र की खोज हुई थी, कपड़ा जो है उद्योग मतलब बहुत विकसित था। साथ ही साथ जो है कितनी यंत्रों ने प्रगति की ये कहना कठिन है, लेकिन जहाज बनाने का उद्योग बहुत विकसित था। कपड़ों को रंगने के लिए पक्के रंग तैयार किया गया। फिर उसके बाद लोहे की जो है बहुत ज़्यादा कद्र खास तौर पे कि मतलब युद्ध के कामों में। फिर भारतीयों को बहुत सारी धातुओं की जानकारी थी। औषधियों के लिए धातुओं का मिश्रण तैयार किए जाते थे। आसव बनाना, भस्म बनाना ये भारतीय बहुत अच्छे से जानते थे। शरीर रचना और शरीर विज्ञान का भी अध्ययन किया जाता था। जब लोग समुद्र की यात्राओं पर जाते थे तो खगोल शास्त्र जो था बेटा ये उनका बहुत सहायता करता था। अब है प्राचीन भारत में गणित शास्त्र कैसा था। माना जाता है कि बेटा आधुनिक अंक गणित और बीज गणित की जो नींव है वो भारत में ही पड़ी है। गिनती के जो चौखटे होते हैं जिसमें गिनती लिखी जाती, उसका इस्तेमाल करने की फूहड़ पद्धति, रोमन और उसी तरह की संख्याओं का इस्तेमाल ने काफी समय तक प्रगति में बाधा डाली थी। जब शून्यांक मिलाकर भारतीय संख्याओं शून्यांक को मिला करके बेटा 10 भारतीय संख्याओं ने मनुष्य की बुद्धि को इन बाधाओं से जो है क्या कर दिया, मुक्त कर दिया। मतलब कि चौखटों का इस्तेमाल जो कर था वो फूहड़ पद्धति और रोमन और उसी तरह संख्याओं का इस्तेमाल ने जो है प्रगति में बहुत सारी बाधाएं डाली थी। लेकिन जब शून्य को मिलाया गया तो इन बाधाओं से जो है क्या हो गया, बाधाओं ने बहुत पहले मुक्त कर दिया और अंकों के व्यवहार पर अत्यधिक प्रभाव डाला गया। जो अंकों का व्यवहार था उस पर अधिक प्रभाव डाला गया था। और जो ये अंक थे, जो ये थे चिन्ह, ये बेजोड़ थे और दूसरे देशों में ये प्रयोग किए जाने वाले तमाम चिन्हों से भी क्या थे, एकदम अलग थे। मतलब कि जो अंक थे ये चिन्ह बेजोड़ थे और दूसरे देशों में इनका प्रयोग कैसे किया जाता था तो उन चिन्हों से हमारे यहाँ के चिन्ह जो है क्या थे, एकदम अलग थे। भारत में ज्यामिति, अंकगणित, बीजगणित का आरंभ जो है बहुत प्राचीन काल में हुआ है। आधुनिक अंकगणित और बीजगणित की नींव तो हमारे भारत में पड़ी। चौखटों का इस्तेमाल जो किया गया वह भी हमारे भारत में किया गया। शून्यांक को मिलाकर 10 भारतीय संख्या जो थी बनी, ये मनुष्य की बुद्धि को इन बाधाओं से बहुत पहले मुक्त किया गया। और बेजोड़ जो ये अंक चिन्ह बेजोड़ थे, दूसरे देशों में प्रयोग किए जाने वाले तमाम चिन्हों से एकदम अलग थे। भारत में ज्यामिति, अंकगणित, बीजगणित का आरंभ भी प्राचीन काल में ही हुआ था। अंकगणित और बीजगणित बेटा भारत आगे बना रहा। अंकगणित और बीजगणित में जो हमारा भारत है वो आगे बढ़ा रहा, जिसे शून्य और कुछ नहीं कहा जा सकता था। आरंभ में एक बिंदी थी, शुरू में क्या थी, जो ये जो शून्य है बेटा ये शुरुआत में एक बिंदी मात्र था जिसका जो नुक्ते की तरह था। नुक्ता जानते ना, छोटा सा बिंदी नुक्ते की तरह था। बाद में क्या किया, इस शून्य को छोटा सा वृत्त रूप धारण कर लिया और उसे भी किसी भी और अंक की तरह से एक अंक समझा जाने लगा, मतलब कि शून्य को। तो इस तरह से बेटा हमारे भारत में ज्यामिति, अंकगणित, बीजगणित जो है इसकी जो नींव हमारे भारत में पड़ी। चौखटों का ये भी हमारे भारत की देन है। शून्य, इसको भी जो है एक अंक समझा जाने लगा, जो पहले क्या था, एक नुक्ते के जैसा था, बिंदी के जैसा नुक्ते के। फिर बाद में क्या गया, इसको छोटा सा वृत्त का रूप जो है दिया गया। शून्यांक और स्थान मूल्य
मूल्य वाली दशमलव विधि को स्वीकार करने के बाद जो है बेटा अंक गणित में और बीज गणित में दोनों में बहुत विकास हुआ। बीज गणित पर सबसे प्राचीन ग्रंथ जो है वह आर्यभट्ट का जन्म जो है 427 ईस्वी में हुआ था। भारतीय गणित शास्त्र में अगला जो नाम है वह है भास्कर का, और उनके बाद ब्रह्मपुत्र का है। ब्रह्मपुत्र प्रसिद्ध खगोल शास्त्री भी था। मतलब कि गणित का तो गणित के जो भी थे गणितज्ञ तो थे ही, साथ ही साथ ब्रह्मपुत्र एक खगोल शास्त्री भी थे जिन्होंने शून्य पर लागू होने वाले नियम को निश्चित किया था, और इस क्षेत्र में बहुत उल्लेखनीय प्रगति भी उन्होंने ही की। इसके बाद अंकगणित बीज गणित पर लिखने वाले गणितज्ञों की तो परंपरा मिलती है। मतलब कि सबसे जो पहले जो गणितज्ञ हैं वह आर्यभट्ट के बाद भास्कर, उनके बाद ब्रह्मपुत्र, और ब्रह्मपुत्र के बाद तो बेटा अंकगणित और बीज गणित पर लिखने वाले गणितज्ञों की परंपरा मिलती। इसमें जो सबसे अंतिम नाम आता है गणितज्ञ का वह नाम आता है भास्कर द्वितीय का। भास्कर द्वितीय का जन्म जो है 1114 ईस्वी में हुआ था। उसने खगोल शास्त्र, बीज गणित और अंकगणित पर क्रमशः 3 ग्रंथों की रचना की थी। 8वीं शताब्दी में खलीफा अल मंसूर के राज्यकाल में कई भारतीय विद्वान बगदाद गए, और जब वे गए तो अपने साथ बेटा जिन पुस्तकों को ले गए उनमें ही हमारे भारत के खगोल शास्त्र और गणित की पुस्तकें थी। इन्होंने अरबी जगत में खगोल शास्त्र, गणित शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र के विकास को प्रभावित किया, और वहाँ भारतीय अंक भी प्रचलित हुए। 8वीं शताब्दी में अल मंसूर के राज्यकाल में कई भारतीय विद्वान जो है वो बगदाद गए, और जब बगदाद गए तो बेटा वह यहाँ से भारत से खगोल शास्त्र, गणित की पुस्तकें और ज्योतिष शास्त्र जो है गणित की और खगोल शास्त्र की पुस्तकें ले गए, और फिर उन्होंने अरबी जगत में गणित शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र को विकास को उन्होंने वहाँ पर प्रभावित किया। विकास और ह्रास अगला टॉपिक है आपका विषय, विकास और ह्रास। ईस्वी सन के पहले 1000 वर्षों में आक्रमणकारी तत्वों और आंतरिक झगड़े होते रहे, उसके कारण बेटा बहुत उतार चढ़ाव होता रहा। कैसे? मतलब विकास और फिर क्या हुआ भारत में ह्रास। तो पहले 1000 वर्षों में भारत में आक्रमणकारी तत्व और आंतरिक झगड़े होते रहे, लेकिन उसमें भी क्या था, उतार चढ़ाव बना रहा। फिर भी यह समय ऊर्जा से उफनता और सभी दिशाओं में क्या कर रहा था, भारत जो सभी दिशाओं में अपना प्रसार कर रहा था। राष्ट्रीय जीवन का समय रहा है, और उससे बढ़कर जो है इससे क्या हुआ कि मध्य एशिया से उसका संपर्क, भारत का मध्य एशिया से संपर्क बढ़ने लगा, और इस सब से बढ़कर पूर्वी समुद्रों की ओर बढ़ने की फिर एक शक्तिशाली प्रेरणा पैदा हुई। इसका परिणाम ये हुआ कि भारतीय उपनिवेश की स्थापना और भारतीय सीमाओं को पार कर दूर दूर तक बेटा भारतीय संस्कृति का प्रसार होने लगा। मतलब कि ईरान, चीन, यूनानी जगत, मध्य एशिया से हमारे भारत का संपर्क बढ़ने लगा, और जब संपर्क बढ़ा तो उससे क्या हुआ, समुद्री की ओर से बढ़ने वाली जो है शक्तिशाली प्रेरणा बढ़ी। मतलब कि जब संपर्क बढ़ा तो शक्तिशाली प्रेरणा पैदा हुई, और उसका ये परिणाम हुआ कि भारतीय उपनिवेश की स्थापना और भारतीय सीमाओं को पार करके दूर दूर तक भारतीय संस्कृति का विकास होने लगा। इन 1000 वर्षों के बीच के समय मतलब कि 4वीं शताब्दी के आरंभ से लेके लगभग 6वीं शताब्दी तक गुप्त साम्राज्य जो है उसने काफ़ी समृद्धि की। मतलब कि 4वीं शताब्दी से लेकर के 6वीं शताब्दी तक गुप्त साम्राज्य था, उसने काफ़ी समृद्धि की, और यही जो गुप्त काल था यही भारत का स्वर्ण काल कहलाता था। इस युग के जो संस्कृत साहित्य हैं उनमें एक प्रकार की प्रशांति, आत्मविश्वास,
आत्माभिमान की दीप्ति और उमंग दिखाई पड़ता है। स्वर्णकाल मतलब भारत का गुप्त काल। स्वर्णकाल के समाप्त होने से पहले ही बेटा क्या दिखाई देने लगा, मतलब अभी गुप्त काल समाप्त ही नहीं हुआ था, तभी हमारे भारत में कमजोरी और पतन के लक्षण दिखाई देने लगे थे। मैंने बताया था ना आपको कि गोरे हूण आए थे मैंने बताया था, और उनको फिर खदेड़ दिया गया था। तो गोरे हूण के बेटा दल के दल आते थे, और जब जब वो भारत में आते तब तब उनको क्या किया जाता था, उनको खदेड़ देते थे, भगा देते थे। लेकिन धीरे धीरे वे उत्तर भारत में अपने रास्ते बना लेते थे, और आधी शताब्दी तक पूरे भारत में अपने राज सत्ता को उन्होंने प्रतिष्ठित जो है वह कर लेते थे। इसके बाद अंतिम गुप्त सम्राट जो है मध्य भारत का एक शासक यशोवर्मन के साथ मिलकर बहुत प्रयत्न किया गया, और तब हूणों को निकाल करके बाहर करता है। ये तो आप पहले ही पढ़ चुके हैं बेटा कि गोरे हूण जो है भारत में आए, उनके दल के दल आते थे, लेकिन उनको खदेड़ दिया जाता था। लेकिन धीरे धीरे उत्तर भारत में अपना रास्ता बना लेते थे, और भारत में बेटा लगभग आधी शताब्दी के पूरे उत्तर भारत में उन्होंने अपने राज सत्ता को प्रतिष्ठित कर लेते, और जो अंतिम गुप्त सम्राट था यशोवर्मन के साथ मिलकर बहुत प्रयत्न करके हूणों को निकाल बाहर करता है। 7वीं शताब्दी में हर्ष के शासनकाल में उज्जैनी जो गुप्त शासकों की शानदार राजधानी थी, फिर से कला संस्कृति और एक शक्तिशाली साम्राज्य का केंद्र जो है बनाती, लेकिन आने वाली सदियों में वह भी क्या हो गया, कमजोर पड़ गया। मतलब कि 7वीं शताब्दी में जब हर्ष का शासनकाल आया तो उस समय गुप्त शासकों की शानदार राजधानी वह रहा, लेकिन फिर और शक्तिशाली साम्राज्य भी बना। लेकिन जब सदियां आने लगी, जब आगे समय बढ़ने लगा, तो धीरे धीरे वह भी कमजोर पड़ गया, और कमजोर पड़ करके वह खत्म हो गया। तमाम चमकदार टुकड़ों के बाद भी बेटा भारत जो है क्या हुआ, भीतर ही भीतर कमजोर। भारत को मतलब कि भारत में इतने चमकदार टुकड़े आए, लेकिन फिर भी भारत जो है भीतर ही भीतर क्या होता गया, कमजोर होता गया, और भारत को भीतरी ही भीतर कमजोरी ने जकड़ लिया, जिससे उसकी राजनीतिक प्रतिष्ठा ही नहीं बल्कि उसके रचनात्मक क्रियाकला भी प्रभावित हुए, और यह प्रक्रिया जो है धीमी गति से चलती रही। इसने दक्षिण भारत की तुलना में उत्तर भारत को जल्दी प्रभावित किया। दक्षिण आक्रमणकारी लगातार हमारे भारत पे मुकाबला जो है दक्षिण भारत के जो आक्रमणकारी थे लगातार हमला करते, और हमला करके मुकाबला करने के बाद दबाव से बचा रहा। उत्तर भारत की अनिश्चित स्थिति से बचाव के लिए बहुत लेखक, कलाकार, वास्तुशिल्पी दक्षिण में जाकर बस गए। भारत जो है बेटा उत्तरी भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। जो हमारा भारत का उत्तरी भाग है वह छोटे छोटे राज्यों में बटा था, लेकिन जीवन वहाँ पर क्या था, जीवन वहाँ पर समृद्ध था। वहाँ कई केंद्र सांस्कृतिक दार्शनिक दृष्टि से जो है सक्रिय थे। हमेशा की तरह जो बनारस था धार्मिक और दार्शनिक विचारों का गढ़ था, और इस तरह से बेटा एक लंबे समय तक कश्मीर भी बौद्धों और ब्राह्मणों के संस्कृत ज्ञान का बहुत बड़ा केंद्र जो है रहा है। भारत में बड़े बड़े विश्वविद्यालय रहे हैं। फिर इनमें से सबसे जो प्रसिद्ध था वह था नालंदा, जिसका कि पूरे भारत में आदर किया जाता था। यहाँ चीन, जापान, तिब्बत से विद्यार्थी जो है यहाँ पर इस विश्वविद्यालय में आते थे, बल्कि कोरिया, मंगोलिया और बुखारा से भी। धार्मिक और दार्शनिक विषयों से के अलावा जो है दूसरे विषयों की भी यहाँ विश्वविद्यालय में शिक्षा दी जाती थी। कला और वास्तुकला के विभाग भी थे, वैद्यक का विद्यालय था, कृषि विभाग भी था, डेयरी फार्म था, और पशु थे। विदेशों से भारतीय संस्कृति का प्रसार ज़्यादा जो है नालंदा के विद्वानों ने किया था। जैसे जैसे बेटा शताब्दी समाप्ति पर आती है, यह सब सभ्यता के तीसरे पहर जैसे अब लगने लगता है। जैसे जैसे शताब्दी अब समाप्ति की तरफ आती है,
वैसे वैसे सब सभ्यता के अब तीसरे पहर जैसा लगने लगता है और दक्षिण में अब भी तेजस्विता और शक्ति शेष थी और कुछ शताब्दियों तक बनी रही। ऐसा लगता था कि जैसे उसके हृदय जो है अब स्तंभित हो चला है, उनकी धड़कनें जो है अब धीमी पड़ने लगी हैं। 8वीं शताब्दी में शंकर के बाद कोई महान दार्शनिक भारत में हुआ ही नहीं। शंकर दक्षिण भारतीय थे। ब्राह्मण और बौद्ध धर्मों का अभ्यास भी होने लगा था। पूजा के विकृत रूप सामने आने लगे थे और उसकी जगह ले लिया था तांत्रिक पूजा ने और योग पद्धति के भ्रष्ट रूप में। साहित्य में भवभूति का आखिरी जो है बड़ा व्यक्ति था। गणित में आखिरी बड़ा नाम अब भास्कर द्वितीय का था। कला में जो है हैवेल के अनुसार 7वीं और 8वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक भारतीय कला का महान युग था और गाथिक कला के चरम विकास भी हुआ और फिर लंबे समय तक ये कायम भी रहा। उपनिवेश में बसने के लिए आखिरी बड़ा दल जो था वह दक्षिण से 9वीं शताब्दी में गया, लेकिन दक्षिण में चोल वंशी और 11वीं शताब्दी में तब एक समुद्री शक्ति बना रहा जब तक कि श्री विजय ने परास्त करके उन पर विजय नहीं पाई। और फिर बेटा क्या हुआ कि समय के साथ साथ भारत क्रमशः जो है अपनी जीवन शक्ति को खोता चला गया। यह प्रक्रिया बहुत धीमी थी लेकिन कई सदियों तक चली और इसका आरंभ उत्तर में हुआ और अंत जो है दक्षिण में हुआ। इस राजनीतिक पतन और सांस्कृतिक गतिरोध के कारण क्या थे? राधा कृष्णन कहते हैं कि भारतीय दर्शन ने अपनी शक्ति राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ ही खो दी थी। मतलब भारतीय दर्शन ने जो है अपनी शक्ति राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ ही खो दी थी। यह सही है कि राजनीतिक स्वतंत्रता खो जाने से जो है सांस्कृतिक थी वह भी अनिवार्य रूप से अब उसमें भी पतन होने शुरू हो गए थे। लेकिन राजनीतिक स्वतंत्रता तभी छिनती है जब उसमें पतन होना शुरू हो जाता है। भारत जैसा विशाल, अति विकसित और अत्यंत सभ्य देश जो है वह बाहरी आक्रमणों के सामने तभी हार मानेगा जब वह क्या होगा, जब वह खुद भीतर से ही हार जाएगा। भारत जो है अत्यंत सभ्य देश और बाहरी आक्रमणों के सामने तभी बेटा हार मानेगा जब क्या होगा, जब खुद वह भीतर से पतन की ओर जाएगा। तो भीतरी ह्रास भारत में इन 1000 वर्षों के अंत में बिल्कुल जो है स्पष्ट दिखाई देता है। मतलब कि अंत के समय में बेटा 1000 वर्षों के अंत में भारत में जो पतन है वो साफ जो है दिखाई देता है। इस सभ्यता के जीवन में ह्रास और विघटन का दौर बार बार आता रहा, पर भारत क्या था, मतलब बार बार ये विघटन बार बार पतन आता रहा, लेकिन भारत जो है उससे क्या करता, बचकर निकलता और फिर नए सिरे से जो है अपना कायाकल्प कर लेता। उसमें एक ऐसा सक्रिय अंतस्थल है जो संपर्कों से अपने को हमेशा ताजा रूप देकर फिर से विकास करता रहा। मतलब पतन होता फिर भारत क्या करता, विकास होता फिर खड़ा होता। कुछ इस तरह से अतीत से विभिन्न हो करके उसके साथ गहरा संबंध बना रहा। भारत हमेशा से व्यवहार में, रूढ़िवादिता में और विचारों में विशिष्ट मतलब विस्फोट का विचित्र संयोग रहा है। सभ्यताओं के ध्वस्त होने से हमारे सामने बहुत से उदाहरण हैं और इनमें जो सबसे उल्लेखनीय उदाहरण है वह प्राचीन सभ्यता का, जिसका अंत रोम के पतन के साथ ही हो गया था। इसी कारण हर तरफ जो है भारत में हर तरफ ह्रास हुआ, विचारों में ह्रास हुआ, दर्शन में, राजनीति में, युद्ध की पद्धति में, बाहरी दुनिया के बारे में जानकारी, उसके साथ संपर्क में, साथ ही साथ बेटा क्षेत्रीयता का भाव बढ़ने लगा। भारत की अखंडता की अवधारणा के स्थान पर सामंतवाद, गिरोहबंदी की भावनाएं बढ़ने लगी और अर्थव्यवस्था अब संकुचित हो गई।
इसके बाद जीवन शक्ति और अद्भुत दृढ़ता से बची हुई, इसके साथ लचीलापन और अपने को ढालने की क्षमता। इसलिए बचा रहा। नए संपर्क और विचारधाराओं का लाभ उठाकर जो है कुछ दिशाओं में प्रगति भी कर सका, लेकिन यह प्रगति अतीत से बहुत से अवशेषों में जकड़ी रही और बाधित जो है होती रही। क्लास 8 आज बेटा आपका जो चैप्टर 4 है वह समाप्त हो गया। आज बेटा आपने जो पढ़ा है, आज आपने संस्कृत की जीवंतता, कला का प्रभाव, विदेशी व्यापार, गणित शास्त्र, विकास और ह्रास, जो भी क्लास 8 आपने पढ़ा है, आज मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, मतलब मैंने समझाया है, मैंने बेटा पढ़ा नहीं है। इसलिए क्लास 8 आज बेटा आप एक बार फिर से इसको पढ़ लीजिएगा। देखिएगा कि आज मैंने आपको क्या क्या समझाया। गणित शास्त्र, व्यापार, संस्कृत की जीवंतता, कला का प्रभाव, जो भी मैंने समझाया आप उसे फिर से पढ़ लीजिएगा। भारत का पतन और ह्रास, मतलब भारत का विकास और ह्रास, जो मैंने आपको लास्ट विषय समझाया है, विकास और ह्रास, ये कैसे हुआ, इसे बेटा आप विशेष तौर पर पढ़ लीजिएगा। आज बेटा आपका जो भी हाफ ईयरली पोर्शन था भारत की खोज का वह समाप्त हो गया है। क्लास 8 अब बेटा आप अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा, रिवीजन करिएगा, अपना अच्छे से रिवीजन करिए। आपका पोर्शन पूरा कंप्लीट हो चुका है और अच्छे से बेटा आप एग्ज़ाम दीजिएगा। और भारत की खोज से जो भी प्रश्न उत्तर आएंगे उन्हें भी अच्छे से ही दीजिएगा, क्योंकि मैंने बेटा आपको जितना भी पोर्शन था आपका भारत की खोज से, मैंने आपको सभी भागों को, सभी विषयों को मैंने आपको समझाया है। और मुझे आशा है क्लास 8 कि आपने इसे पढ़ा भी होगा, समझा भी होगा। तो आज आपका पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। जो भी मैंने क्लास 8 आज आपको पढ़ाया है, आप इसे फिर से अच्छे से पढ़ लीजिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा कि मैंने आपको क्या क्या समझाया है।